यूएसए का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड अभी जो है अहमदाबाद में कुछ डिफरेंस लगता था? सी ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अलग लेवल पे ही है। वहाँ के रोड रास्ते से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीवेज लाइंस, वाटर लाइंस, स्टॉर्म ड्रेन लाइंस, सरकार वहाँ पे न्यूअर एरियाज में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप करती है और फिर डेवलपर नए एरियाज में जाता है। यहाँ पे ऐसा है कि नए एरियाज डेवलपर खुद ही उसको डेवलप करता है और उसके बाद सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। तो सबसे बड़ी चैलेंज डेवलपर के लिए वहीं पे है। और जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया तो इतने ऑर्गेनाइज कल्चर में से अनऑर्गेनाइज कल्चर में आना वो सबसे बड़ी चैलेंज थी। तो आप अमेरिका जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बंदा है अहमदाबाद में जो बहुत साल पहले वहां पे गए थे, रियल एस्टेट की पढ़ाई की, वहां पे सेटल हुए, एक मूवी देखी स्वदेश, वहां से इंस्पायर होके अहमदाबाद आ गए। अमेरिका जो है वो वेल डेवलप है रियल एस्टेट में एंड वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे डेवलपिंग करना क्या मुश्किल था उनके लिए? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। डिफरेंस क्या है अमेरिका एंड अहमदाबाद में, तो उस रिगार्डिंग हम बात करेंगे। लाइफस्टाइल क्या है, रियल एस्टेट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। उनका जो नाम है वो है सरविल श्रीधर। उनकी बहुत ही यूनिक ऑफिस है अहमदाबाद में, उनका घर भी बहुत ही यूनिक है, वेल डिज़ाइन है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो पूरा देखिए, बहुत कुछ सीखोगे आप। तो ये वीडियो आप गाड़ी में भी सुन सकते हो, कार चलाते चलाते। स्पॉटिफाई की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। प्रॉपर्टी पैंडा सही है बंदा, प्रॉपर्टी पैंडा आजमा के देखो बंदा, प्रॉपर्टी पैंडा सही है बंदा, प्रॉपर्टी पैंडा आजमा के देखो बंदा। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। सबसे पहली बात ये सर कि जब मैंने श्रीधर ग्रुप का नाम सुना था तो मुझे ऐसा लगा था कि एक नॉर्मल ग्रुप होगा। फिर मैंने जैसे ऑफिस में एंट्री की, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने 4 साल पहले की बात करूँ, तो लगा कि अहमदाबाद में इस टाइप की ऑफिस तो अभी तक नहीं है। तो सर वो ऑफिस का राज बताइए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। एक्चुअली क्या है, कोई भी चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कैसे हम कुछ हटके कर सके, कैसे कुछ डिफरेंट कर सके। मेरे फादर ने हमारा घर बनाया था, तब ही वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट इन द टर्म्स कि भाई मैं एक बेस्ट घर बनाना चाहता हूँ, नॉट के किसी को दिखाने के लिए, बट मैं मेरे सब शौक इसके खुद अंदर के लिए। सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। यस। और खुद के एक सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैंने मेरे फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा घर बनाया, राइट। तो एक ड्रीम हाउस बनाया एंड ही पुट हिज हार्ट एंड सोल इनटू दैट। तो जब ऑफिस बनाना था तो कहीं ना कहीं फादर से कंपटीशन था, क्योंकि ये मेरी पहली बड़ी प्रॉपर्टी थी जो मैं खुद अपने लिए या मेरी फैमिली लिए के लिए या मेरी कंपनी के लिए मैं बना रहा था। तो आप खुद बना रहे थे? यस। तो इसका पूरा डिज़ाइनिंग से लेके एग्जीक्यूशन से लेके एवरीथिंग, ये प्रॉपर्टी का सब कुछ मैंने देखा हुआ है। फादर ने पूरा घर बनाया था, तो कहीं ना कहीं एक फादर सन के बीच के कंपटीशन का ये रिजल्ट है कि जहाँ आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। और इसके पीछे ऑलमोस्ट 6 महीना तो सिर्फ मैंने रेकी किया है कि कैसा बनाना है। 6 महीने तो प्लानिंग में गया है। तो प्लानिंग कोई भी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो तो है। फिर एक बार प्लानिंग हो जाता है, फिर उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है। घर मेरा क्लासिकल आर्किटेक्चर के टेस्ट में था, तो पहला थॉट ये था कि इसको कहीं मॉडर्न आर्किटेक्चर में करना है। क्लासिकल आर्किटेक्चर की एक खूबी है कि अब कहीं भी यूरोप जाओ या कहीं पे भी जाओ तो आप मॉडर्न बिल्डिंग्स के आगे रह के फोटो नहीं खींचते। नहीं हमेशा आप क्लासिकल बिल्डिंग्स के आगे रह के फोटो खींचते हैं। जैसे कि हेरिटेज जो होता है, तो हेरिटेज भी बोल सकते हैं या क्लासिकल यूरोपियन, यू नो, रोमानियन, बहुत सारे इसके नाम हैं। हाँ। तो हमेशा हम फोटो ऐसे बिल्डिंग्स के सामने खींचते हैं। और ये आर्किटेक्चर ऐसा है कि जो मेरे फादर को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, और मेरे सेकेंड जनरेशन मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो और उसके आने वाली जनरेशंस को भी ये आर्किटेक्चर पसंद आएगा। सो क्लासिकली कहलाता है ये ऑफिस। द एक्सटीरियर एलिवेशन इज काइंड ऑफ क्लासिकल, रोमानियन, यूरोपियन, जैसे भी आप उसको बताना चाहे। उसमें हमने एक कंटेम्प्रेरी लुक देने की कोशिश की है बाय एडिंग एक्सपोज ब्रिक। तो जो रोमन कॉलम्स है उसके साथ हमने एक्सपोज ब्रिक, एक मॉडर्न एलिमेंट, एक कंटेम्प्रेरी एलिमेंट। और ऑफिस का जो इंटीरियर है उसमें यू वुड सी इट इज़ नॉट वेरी क्लासिकल, इट इज़ वेरी डिफरेंट। हर ऑफिस और हर कैबिन का थीम हमने डिफरेंट लेने की कोशिश की है। वहाँ वी हैव ट्राइड टू प्ले विद ट्रेंड्स। हर जगह एक वाइब्रेंसी फील हो, अच्छे कलर्स लिए, यू नो। एंड आइडिया वाज आल्सो कि
अगर ऑफिस का इंटीरियर ऐसा वाइब्रेंट हो तो आज काम करने का भी मज़ा आता है. देयर इज़ अ इंक्लिनेशन टू गो टू माय ऑफिस, इंक्लिनेशन Yes. टू गो टू माय वर्क, नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल्सो फॉर माय टीम. आपके फादर का टेस्ट कैसा है वैसा? माय फादर हैज़ अ वेरी वेरी क्लासिकल टेस्ट. ही इज़ वेरी एरिस्टोक्रेटिक. क्योंकि मैंने जब ये पॉडकास्ट शूट करना था तो मैंने सबसे पहले उनकी कैबिन देखी, राइट. तो वो पूरा एकदम यूनिक टाइप का था. करेक्ट करेक्ट. आपके में थोड़ा मॉडर्न था, यस. लेकिन उनका टोटली यूनिक था. राइट. लाइक उनकी चेयर, करेक्ट. टेबल्स, राइट. कुछ था पूरा सैंपल था. राइट. तो वो फिर बाद में कैसे डिसाइड होता है अगर आपका टेस्ट? सी, एक चीज़ हम लोग ने कहीं ना कहीं डिसाइड की हुई थी कि अगर मैं ऑफिस बना रहा हूँ तो ऑल डिसीजन मेकर आई विल ओनली स्टे. क्योंकि क्या 2-3 जन इकट्ठे होकर घर बनाते हैं तो, या ऑफिस बनाते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं तो बड़ी मुश्किल पड़ती है. आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये होता है वो होता है. उसकी एक मीठी मज़ा भी है एंड समटाइम्स इट ऑल्सो लीड्स टू डिले. तो मेरे और फादर के बीच में ऐसा कहीं ना कहीं डिसाइड हुआ था कि भाई ही केप्ट फुल ट्रस्ट इन टू मी कि भाई जो Yes. करना है कर. और घर भी पूरा सिंगल हैंडेडली उन्होंने बनाया था. लाइक इवन माय बेडरूम में भी मैंने एक भी चीज़ मेरे लिए नहीं खरीदी है. एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय द फादर, माय फादर. तो जब सिंगल डिसीजन मेकिंग होता है तो समहाउ देयर इज़ अ क्लियर माइंड कि कैसे उसको बनाना है, कैसे वो करना है. तो कहीं ना कहीं वो उनका ट्रस्ट था मेरे पे, कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में अच्छी है कि वी ट्रस्ट ईच अदर इन द टर्म्स के. कई बार ऐसा होता है कि सर नहीं ये तो गलत कर रहा है, अभी ये करना है. श्योर होता होगा. बट वी डिस्कस इट आउट एट टाइम्स. एंड ऑब्वियसली मैं हमेशा कहीं पे अगर कंफ्यूज हो रहा हूँ या कहीं पे ऐसा लगे तो ही इज़ माई मेंटोर. तो मैं हमेशा सबसे पहले उनके पास ही जाता हूँ. वही बॉन्डिंग कैसे, फ्रेंड्स टाइप लाइक? देयर इज़ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. yes, it is friendly also, but it's more about respect. I have learned so many things. वो बहुत असूलों वाले आदमी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एथिक्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर उनके अंदर है. तो कहीं ना कहीं उसी के वजह से आज हमारी कंपनी का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है. हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एथिकल कंपनी, कहीं किसी से कुछ गलत नहीं हो उसका हम लोग बहुत ध्यान रखने की कोशिश करते हैं. एंड दैट इज़ वाई वी आर नोन फॉर दैट इज़ वन वर्च्यू. अगर आप किसी को भी, कोई भी हमारे कस्टमर को पूछेंगे तो ये बताएंगे कि इनकी इंटेंशन कभी गलत नहीं हो सकती है. ये ग्रुप की, ये ग्रुप का एथिक्स कभी गलत नहीं हो सकता. ये ग्रुप का वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है. एक्साइटमेंट में जब से मैं आपसे मिला था तब से मुझे यह था कि ऑफिस के बारे में पूछना है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको वही पूछ लिया कि ऑफिस कैसे डेवलप की. लेकिन मैं आपको बेसिकली आपके ऊपर आता हूँ जो स्टार्टिंग से लेते कि सर आपकी एजुकेशन क्या है. सो आफ्टर फिनिशिंग माई 12th, मैं 12th इधर किया था? 12th इधर किया था. पास्ड आउट फ्रॉम लॉयला स्कूल एंड फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट किया. बट देन लकीली आई गॉट एडमिशन इनटू यूएस. वहाँ जाके मैंने कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, अंडर ग्रेजुएट वहाँ पे किया. 4 साल वहाँ पे पढ़ा. उसके यूएस में कौन सी यूनिवर्सिटी? एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी करके है एंड इट इज़ इन द वेस्ट पार्ट ऑफ अमेरिका. यस. एंड हैड अ ग्रेट टाइम. बहुत डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिला. एंड उसके पहले मैं हमेशा एक शाय पर्सनालिटी था एंड लकीली आई गॉट अ चांस टू गो अब्रॉड एंड वहीं से आई गॉट अ टोटल चेंज इन टू माई पर्सनैलिटी. तो फ्रॉम दैट आई बिकेम अ लीडर. कहीं ना कहीं मेरे में एक लीडरशिप क्वालिटी बाहर आई. इवन फॉर 1 year आई वॉज द इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन का लीडर, जो वहाँ पे जबकि मैं मेरे स्कूल टाइम में कभी भी लीडरशिप रोल में नहीं गया था. बट दैट एक्सपोजर समहाउ उसने मुझे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया. एंड पहले पढ़ाई में भी मैं एवरेज था. वहाँ जाके आई रियली स्टार्टेड एन्जॉइंग स्टडीज़. इट वाज आल्सो अ टॉपिक विच वाज रिलेटेड टू मी, जिसमें मुझे इंटरेस्ट पड़ रहा था. सो आई स्टार्टेड एक्सेलिंग इन माई स्टडीज़ और कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता गया एंड आई स्टार्टेड टेकिंग लीडरशिप रोल्स. तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई की 4 साल, 1 साल वहाँ पे जॉब किया एंड देन आई केम बैक टू इंडिया. एंड उसमें भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड का थोड़ा रोल है. वो टाइम पे ही स्वदेश मूवी आया था एंड लॉट ऑफ इंडियंस एक्चुअली मूव्ड बैक. आई एम नॉट दी ओनली वन. और जब आप बाहर होते हो कंट्री के, तब ऐसी मूवी देखते हो तो आपको कंट्री के लिए और ज़्यादा फीलिंग्स पैदा होती है. यू फील लाइक मुझे कंट्री के लिए कुछ करना है. तो मिक्स ऑफ वहाँ पे जाके आपको ऐसा लगा कि अभी वो स्टडी खत्म हो गया तो मैं अभी इधर ही रहूँगा,
यूएस में? एब्सोल्युटली बहुत बार ऐसा सोच आया. इनफैक्ट एक्चुअली मेजोरिटी लोग वहाँ क्योंकि पे सर वहाँ का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है. यस राइट. सी वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा है. यहाँ पे आपका घर कितना भी अच्छा हो, जैसे ही आप स्ट्रीट पे आते हो तो यहाँ का अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्वालिटी जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा एवरेज है. जबकि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड. इट इज़ पीपल आर वेरी ऑनेस्ट. वहाँ के लोग आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत फ्रेंडली है, बहुत एक्सेप्टेंस वहाँ का स्ट्रॉन्ग है. तो देर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम दिस कंट्री. अगर इंडिया मदर है तो यूएस फादर है. इतना सीखा हूँ वो कंट्री से, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट कंट्री एंड द पीपल, द प्रोफेसर्स एंड द फ्रेंड्स आई हैव मेड. एंड यूजुअली एक्चुअली लोग वहाँ मास्टर्स करने जाते हैं. आई वेंट फॉर माई अंडर ग्रेजुएट. तो कहीं ना कहीं प्लान ऐसा ही था कि शायद मैं मास्टर्स भी करूँगा वेकेशन में. लेकिन देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड. वन ऑफ देम वाज द स्वदेश मूवी. ऑल्सो पेरेंट्स, आई डोंट हैव एनी अदर सिबलिंग्स. कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है. तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई अगर और 2-3 साल यहाँ रह गया तो फिर वापस जाना मुश्किल होगा. पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वहाँ कोई उनका सोशल सर्कल नहीं है. एंड फादर के यहाँ पे जो सोशल सर्कल है, ही इज़ वेरी वेरी सोशली एक्टिव. उनके इतने सारे ग्रुप्स है. एवरी वीकडे एंड वीकेंड उनका नाम सब जानते हैं. हाँ. सो इवन बिजनेस फ्रेंड्स, इवन सोशल फ्रेंड्स, उनके स्कूल फ्रेंड्स, उनके कॉलेज फ्रेंड्स, उनके मेडिकल फील्ड के फ्रेंड्स. तो ही हैज़ सो मेनी ग्रुप्स. ही इज़ सो सोशली एक्टिव. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मूव टू अनदर कंट्री. तो कहीं ना कहीं ऐसे सब मिक्स थॉट्स थे एंड आई मूव्ड बैक. यहाँ पे आई गॉट अ चांस टू गिव अ एंट्रेंस एग्जाम फॉर सेप्ट यूनिवर्सिटी. और सेप्ट एक बहुत अमेजिंग कॉलेज है. एंड इट इज़ वर्किंग ऑन अ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज रादर देन जस्ट थियोरेटिकल जो टिपिकल होता है. मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ. हाँ. मेरा गांव मानसा है. तो वहाँ पे क्या, जब हम इंजीनियर, मेरी कास्ट में अभी वो बहुत कम लोग इंजीनियर बनते हैं. हाँ. तो जब हमने सिविल इंजीनियरिंग ली थी तो हमको पता चला कि सेप्ट नहीं, उसके पहले 12th जब पास हुआ कि सेप्ट होता है, एक यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पे ये वर्क होता है. तो सर वो तो एक ड्रीम ही होता है सेप्ट में. Yes, yeah, SEPT is one of India's top universities for particularly civil engineering or construction engineering. Yes. And luckily I got a chance to do my masters from there, and those were also brilliant years. तो मतलब आपने जो पहले बताया कि आप पहले एवरेज स्टूडेंट थे, फिर अचानक से वो पहले से ही आपको सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट का कुछ कीड़ा था, मतलब कि नहीं ये एक्चुअली ऐसा कोई कीड़ा नहीं था. 12th के बाद मैंने तो एक्चुअली 3 चीज़ें लिखी हुई थी. कि मैं या तो डेवलपर बनूंगा. अब मैं बताना चाहूँगा कि मैंने भी सेम ऐसा ही किया था. राइट. फर्स्ट थिएटर होगा, मुझे थिएटर में जाना था. ओके. सेकंड अगर नहीं हुआ तो इंटीरियर करूँगा. थर्ड सिविल इंजीनियर. मेरा हमेशा थर्ड ही आया है. नहीं, अब सेम थोड़ा थोड़ा आ रहा है अभी. राइट. नहीं, मैंने फर्स्ट डेवलपर रखा था एज फार एज आई रिमेंबर. सेकंड आई वांटेड टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट फॉर सम रीजन. क्यों पता नहीं. बट मेडिकल अच्छा हुआ नहीं गया. मैं इतना पढ़ाई नहीं कर पाता. एंड थर्ड आई थिंक आई वांटेड टू डू मॉडलिंग. नॉट दैट आई हैव अ फेस फॉर मॉडलिंग. सेम आ रहा है. बट नहीं, आप लग रहे हो गुड लुकिंग यार. थैंक यू. बट ऐसा जस्ट यू नो वो टीनेज टाइम्स होता है. यू डोंट हैव द मैच्योरिटी. बट आई थिंक आई हैव गॉट इनटू द राइट फील्ड. ये फील्ड में जो सेटिस्फेक्शन है, I mean, when you deliver a home to your customer, you know, a lot of customers, they treat you as God. तो जैसे मेडिकल में डॉक्टर जान बचाता है और उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसमें भी लॉट ऑफ फैमिलीज दे गिव यू सो मच अमेजिंग ब्लेसिंग्स कि यार आपने हमारा घर बनाया है. तो फीलिंग किसी से कंपेरेबल नहीं है. एंड आई थिंक आई एम इन द वेरी अमेजिंग फील्ड वेयर यू कैन गेट समथिंग लाइक दैट, जो हर प्रोफेशन में नहीं मिलता है. यस, हर प्रोफेशन में तो नहीं. Right. जब एक्चुअल में हम मैन्युफैक्चर ही बोल सकते हैं रियल एस्टेट को, कि आप डेवलपर है, आप घर बनाते हो. जैसे कि कार की कंपनी है तो वो भी कार बनाती है. Right. हम घर बनाते हैं. जब सिविल इंजीनियर पढ़ के मैंने ये सोचा कि ये अलग है, हम लोगों को घर देते हैं जो बेसिक नीड है हमारी. तो वो टाइम पे अलग खुशी होती है. फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सिविल इंजीनियर अच्छा है. अभी नहीं, ये सी 2 चीज़ है. जब स्टार्ट करते हैं तब ऐसी अच्छी बातें हमारे दिमाग में आती है. एंड देन यू ऑल्सो थिंक कि भाई फाइनेंशियली कितना स्टेबल है ये बिजनेस. राइट. यस. सो लकीली दिस बिजनेस इज समथिंग वेयर इफ यू
डू गुड प्रोजेक्ट्स एंड इफ़ यू मेक अ गुड ब्रांड नेम फॉर योर सेल्फ, देन ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो कल जाके कभी भी बंद हो जाए. कुछ नहीं. बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ बंद हो जाते हैं, राइट. ये बिजनेस ऐसा है कि जो आने वाले टाइम में हमेशा ये नीड रहने वाला है. दिस इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी, राइट. तो ये इसकी सबसे बढ़िया चीज़ है कि हमको डेफिनेटली छोटे 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 चेंजेस हमेशा टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है हमको उसको एक्सेप्ट करते जाना है. बट ये बिजनेस कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये कभी भी टाइम आउट नहीं होगा इसका, ये हमेशा इसकी डिमांड रहेगी. आपने जब सेप में यूनिवर्सिटी सॉरी आपने जब स्टडी कंप्लीट कर ली सेप में, तो उसके बाद आपने प्रोजेक्ट पहले चलते थे आपके ग्रुप में? नहीं. सो माय फादर वाज ऑलवेज इनटू लैंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, एंड उसके पहले हमारे कभी भी प्रोजेक्ट्स नहीं थे. तो जब मैंने मेरी मास्टर्स में पढ़ रहा था, राइट इनटू माय सेकेंड ईयर, हमने एक बहुत अच्छे डेवलपर इस्कॉन ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप में हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एंड आई हैव लर्नड सो मच इन दैट प्रोजेक्ट. मैं आज भी उनको मेरा गुरु मानता हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट में बहुत सिखाया है. एंड मेरे पहले 2 प्रोजेक्ट्स जो थे वो हमने पार्टनरशिप में किए थे. कौन से थे? एक हमने इस्कॉन एलिगेंस करके बिल्डिंग बनाया था, कमर्शियल प्रोजेक्ट था, जहाँ पे हम लोग वी हैड अ वेरी साइलेंट रोल बिकॉज हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं थी डेवलपमेंट की. जहाँ पे पूरे टाइम आई यूज़ टू इन द मॉर्निंग आई यूज़ टू गो टू कॉलेज टू माई मास्टर्स, एंड आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक आई यूज़ टू स्टे एट द साइट. एंड वो प्रोजेक्ट पूरा मैंने कंप्लीट किया अंडर द सुपरविजन ऑफ इसके फादर का कुछ रोल था? So father was not involved into the project in the terms of development and all. Initially जब land और सब कुछ जब करना था, at that stage he was involved. Accounts point of view से yes he was involved. आज भी accounts point of view से he takes care of it. It is not my best forte. मैं थोड़ा क्रिएटिव बंदा हूँ, मुझे प्लानिंग पसंद है, मुझे एग्जीक्यूशन पसंद है, सेल्स पसंद है, मार्केटिंग पसंद है. अकाउंट्स मेरा वीकलिंग है. पैसे कमा के दे देना आता है, उसको संभालना नहीं आता है. ओके, राइट. सो दूसरा प्रोजेक्ट हमने किया था वो बंगलोज प्रोजेक्ट था. दैट ऑल्सो वी डिड इन पार्टनरशिप विद गुड डेवलपर्स. उसमें 3-4 डेवलपर्स हम लोग साथ में मिलके किया था. और उसके बाद हमारी जर्नी इंडिविजुअली स्टार्ट हुई, एंड देन वी हैव डन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स सो फार. राइट नाउ वी आर प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट्स. हमारा जो ग्रुप है उसमें अफोर्डेबल 2 BHK, 3 BHK, बड़े 3 BHK, छोटे 4 BHK, बड़े 4 BHK, हाई राइज, लो राइज, प्लॉटिंग, वीकेंड होम, कमर्शियल. कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी? अभी करीबन हमारे 12 प्रोजेक्ट्स आर ऑन गोइंग, एंड वी आर अबाउट टू लॉन्च 2 more न्यू प्रोजेक्ट्स. तो करीबन 14 प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे. और टोटल अभी तक कितने किए हैं? सॉरी, मतलब कितने प्रोजेक्ट हुए अभी तक? अभी तक करीबन हम लोग ने आई थिंक 15 से 20 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं. क्लोज टू एज आई सेड कि अराउंड एट दिस स्टेज वी हैव 12 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स. उसमें से 2 प्रोजेक्ट्स आर वेरी क्लोज टू कंप्लीशन, एंड दूसरे 2 नए प्रोजेक्ट्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं. एंड रिसेंटली वी हैव वेंचर्ड आउट इनटू अ वेरी न्यू जॉनरे ऑफ रियल एस्टेट विच इज़ लैंड प्लॉटिंग एंड वीकेंड होम्स. वो हमने लास्ट 2 साल में 2.5 साल में हमने उसको लॉन्च किया, और वो हमारी बहुत सक्सेसफुल लॉन्च रही. और उसी में हमारे पार्टनरशिप और इंडिविजुअल होके करीबन हमारे 6 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. तो ओके, या दिमाग में क्वेश्चन आया कि यूएसए का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड अभी जो है अहमदाबाद में कुछ डिफरेंस लगता था जब आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया? क्योंकि आप तो वहाँ पे थे, अचानक से इधर आ जाना, एंड यहाँ पे क्वालिटी मतलब उतनी लेवल पे तो अभी नहीं है. तो उस टाइम पे डील कैसे की आपने? ओके, सो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ अभी वहाँ पे. सी ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा अलग लेवल पे ही है. वहाँ के रोड रास्ते से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीवेज लाइंस, वाटर लाइंस, स्टॉर्म ड्रेन लाइंस, सरकार वहाँ पे न्यूअर एरियाज़ में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप करती है और फिर डेवलपर नए एरियाज़ में जाता है. यहाँ पे ऐसा है कि नए एरियाज़ डेवलपर खुद ही उसको डेवलप करता है और उसके बाद सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है. तो सबसे बड़ी चैलेंज डेवलपर के लिए वहीं पे है. और जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया तो इतने ऑर्गेनाइज कल्चर में से अनऑर्गेनाइज कल्चर में आना वो सबसे बड़ी चैलेंज थी. करप्शन से लेके कोई क्लैरिटी नहीं है. एक्सक्यूज मी, क्लैरिटी ऑफ
यू नो क्लैरिटी एंड कमिटमेंट ऑफ आवर वर्किंग टीम, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जहाँ पे वी आर डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ आर पार्टनर्स, जिसमें आर्किटेक्ट्स आ गए, आपके Yes. दूसरे कंसल्टेंट्स आ गए, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, आपकी खुद की टीम आ गई, तो आप खुद नहीं कर रहे हो सब कुछ, यू आर डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ योर पार्टनर्स। तो जो वहाँ पे जो क्लैरिटी ऑफ थॉट से काम होता है, जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है, वो यहाँ पे अभी थोड़ा लैकिंग है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ जब हमने इसको स्टार्ट किया था, आज वो सिनेरियो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। And right now, we can very proudly say that we are one of the very few companies in Ahmedabad जो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है, और शायद इसीलिए हम इतने एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कर पा रहे हैं। yes. वी आर ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीम, और सब हमारा मिशन और विजन को समझते हैं एज ओनर्स कि भाई हमको बहुत अच्छी क्वालिटी देनी है, टाइम पे काम ख़त्म करना है। जो भी कमिटमेंट हमने कस्टमर को दिया है, वो कमिटमेंट में हमको ज़्यादा देना है लेकिन कम नहीं देना है। राइट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सबसे ज़्यादा हम लोग मायना देते हैं। किसी को 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर भी कोई कंप्लेन होती है तो बेझिझक हम लोग उसको सर्विस भी देते हैं। एंड हमारा आज 40 to 50% ऑफ सेल्स वो हमारे पास्ट कस्टमर के रेफरेंस के थ्रू आता है। तो आज जब कोई थर्ड पार्टी जिसने ऑलरेडी हमसे बाय किया हुआ है, वो अगर आपको रेकमेंड करे कि हाँ मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली हुई है और तो आंख बंद करके इनके वहाँ ले सकता है, दैट ट्रस्ट लेवल फिर उसको कन्विंस करना बहुत इजी हो जाता है। वहाँ पे कैसे होता है, मतलब सेल्स, अगर हम प्रॉपर्टी के लिए बात करें तो? राइट, सो यूएस में आज से इतने साल पहले मैंने जब जॉब किया था, तो आई वॉज वर्किंग फॉर अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बट आई नो लॉट ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स जो वहाँ काम करते हैं, एंड इट इज़ वेरी मच चैनल पार्टनर ड्रिवन और ब्रोकर ड्रिवन। ओके, बराबर, जो ट्रेंड अभी अहमदाबाद में दिख रहा है। यस, अभी चल रहा है। राइट, अभी आई थिंक सब चैनल पार्टनर मीट कर रहे हैं Yes. ना। मोर देन दैट, अभी क्या हो गया है कि कोई भी कस्टमर को 6-7 ऑप्शंस अगर देखने हो तो वो खुद रेकी करने जाए, उससे अच्छा वो कोई एक अच्छे ब्रोकर को बताए कि भाई आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, तो वो Yes. उसको 4 से 5 ऑप्शन दिखाता है। और हमारी जैसी कंपनी And portals like you Yes. who can show you multiple options and then give the right guidance. आप अच्छे अच्छे वीडियोस भी बनाते हो which are very detailed. So basically you are giving the right knowledge for the product. फिर it boils down to how the customer has liked the product. कस्टमर को कहाँ अच्छे वाइब्स आए हैं, कहाँ उसको ज़्यादा कंफर्ट मिल रही है, यू नो, कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट पूरी खत्म हो रही है। आपके हिसाब से कस्टमर को सबसे ज्यादा मतलब उसको इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस में होता है, अगर रेसिडेंशियल की बात करें तो? आई थिंक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रेसिडेंशियल ऐसी चीज़ है जिसमें डिसीजन मेकिंग में पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है। सो प्लानिंग में देर इज़ नॉट ओनली जस्ट वन एस्पेक्ट कि भाई समझो सिर्फ बेडरूम अच्छा होना चाहिए या सिर्फ ड्राइंग रूम अच्छा होना चाहिए। इसमें बच्चे भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने लगे हैं। ऑब्वियसली वाइफ प्लेज अ बिग रोल, ग्रैंड पेरेंट्स प्ले अ बिग रोल, सबको अपना एंगल उसमें दिखता है, और जहाँ पे सबको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, यू नो, वहाँ पे फैमिली बॉयल डाउन करके अपनी प्रॉपर्टी डिसाइड करती है। राइट, यस। और ये प्लानिंग में यू हैव टू बी डायनेमिक, मतलब आपकी कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेल हुई है एंड यू रिपीट द सेम प्लान विदाउट अंडरस्टैंडिंग के कस्टमर का डायनेमिक्स अभी चेंज हुआ है, कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, या कस्टमर की डिमांड कुछ अलग है, तो देर इज़ अ गुड चांस दैट यू विल फेल इन द न्यू प्रोजेक्ट। यस। तो आई जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। हमने रियलाइज़ किया कि कोविड के टाइम पे बालकनी का इंपॉर्टेंस एकदम से बढ़ गया आफ्टर कोविड। तो अच्छा, कोविड के टाइम पे? कोविड होने के बाद ओके, समहाउ कस्टमर्स की डिमांड बालकनी से रिलेटेड, बालकनी कैसी है उस पर लोग बहुत डिस्कस करने लगे। क्यों ऐसा? आई थिंक जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, यस, दैट वाज द ओनली स्पेस जहाँ पे उनको खुला खुला फील होता था। ओके, या क्योंकि कोई फॉयर में भी नहीं जाता था, कोई नीचे भी नहीं उतरता था। सो आई थिंक एंड बालकनी इज वन स्पेस वे जहाँ पे स्मोकर्स दे एंजॉय, यू कैन हैव योर मॉर्निंग कॉफी, यस, राइट, इट इज़ योर फैमिलीज गॉसिप जोन। सुबह का न्यूज़पेपर वहाँ पढ़ सकते हो,
लॉट ऑफ सबके लिए उसका पूरे इंपॉर्टेंट अपार्टमेंट में एक ही जगह ऐसी है तो आपका व्यू दिखता है यहाँ पे वहां से व्यू तो आपका, आप कर्टेन्स खोलेंगे आपकी विंडो में से भी दिख सकता Yeah. है, बट एक ये खुली स्पेस है जहाँ बैठ सकते हो, Yes, वहाँ yes. थोड़ा बहुत आपने प्लांटेशन कर दिया है, ग्रीनरी भी दिखती है। हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि बालकनी में भी, हम बालकनी तो पहले भी देते थे, बट हम जब हमारे पुराने कस्टमर्स के पास से रिव्यू लेने गए कि हम इस प्लान को और क्या बेटर कर सकते थे, तो उसमें से हमको कुछ कुछ रिव्यूज़ ऐसे आए कि जिन्होंने बताया कि बालकनी जो आप ड्राइंग रूम में देते हो उसके बदले अगर आप बेडरूम में दो, मास्टर बेडरूम में दो, या दोनों में दो, तो इट वुड बी इवन बेटर। तो हमने हमारा एक प्रोजेक्ट जो नया उसके बाद हमने जो लॉन्च किया था उसमें हमने बालकनी मास्टर बेडरूम में दिया, और उसके पीछे का रीज़न ये था कि सुबह को उठ के जो स्मोकर्स होते हैं उनको पहली जो सिगरेट पीनी होती है, अगर बाहर कोई बच्चे बैठे, फैमिली या अब तो वो, ग्रैंडपेरेंट्स बैठे हैं, तो दे हो फील जाता है। अनकंफर्टेबल, दे कांट। मॉर्निंग कॉफी वाइफ के साथ पीनी है, ओके तो यस, वो एक बाहर parents के प्राइवेसी थोड़ी सामने- मिल जाती है वहां पे। हाँ, शर्म आती है, राइट। यस, यहाँ पे उनको एक प्राइवेसी मिल जाती है। लिविंग रूम में ऑफ कोर्स इवन लेट नाइट्स अगर आपको बैठना है तो बेडरूम के साथ अगर बालकनी हो तो इट इज़ अ वेरी नाइस कोजी प्लेस। तो ये हमने रियलाइज़ किया, और स्पेशली इन अपार्टमेंट्स विच आर मिड सेगमेंट होम्स और अफोर्डेबल सेगमेंट होम्स, जहाँ पे दो बालकनी की लग्जरी शायद नहीं है, तो दोनों में से एक ही देनी है, तो यूजुअली कोई बेडरूम में नहीं देता है, उसको ड्राइंग रूम में ही प्रेफर करता है। वी टुक दी क्या बोलते हैं, करेज, कि भी चलो बेडरूम में देते हैं, यस, यू नो, ये रियल कस्टमर्स का फीडबैक आ रहा है। तो ऐसे ऐसे किस्से बहुत सारे हैं, एंड यू नो सच स्मॉल पॉइंट्स दे ट्रिगर द कस्टमर कि हाँ यार ये कुछ अलग है यार, यू नो दिस इज़ नॉट टिपिकल। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर तभी खरीदता है जब प्लान उसके दिमाग में, पूरे फैमिली को दिमाग में सेट हो। या एक यहाँ के कस्टमर एंड यूएसए के कस्टमर क्या डिफरेंस है? ओह, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आप अहमदाबाद का कस्टमर और इवन सूरत का कस्टमर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो रियल एस्टेट जो है ना, वो डेमोग्राफिकली ड्रिवन बिजनेस है। जैसे आप यूएस के और इंडिया के खाने के शौक अलग है, अहमदाबाद और सूरत के खाने के शौक अलग है, राइट? यस, वैसे यहाँ की डिमांड, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स और वहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग है, राइट? वंस अगेन इट बॉइल्स डाउन टू प्लानिंग। हमारा कल्चर डिफरेंट है। जैसे हमारे वहाँ एवरीडे घर में कुकिंग होता है, नॉट दैट यूएस में नहीं होता है, बट वहाँ पे द लाइफ इज सो फास्ट, दे यूजुअली जस्ट ग्रैब अ सैलेड फ्रॉम द वाइल कमिंग बैक होम, फ्रोजन फूड खाते हैं, उसको जस्ट हीट अप कर दिया। दे डोंट हैव टाइम टू बी ऑन द वीकेंड्स, येस दे कुक, बट एवरीडे टाइम नहीं होता है। तो वहाँ किचन स्पेस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे वहाँ बड़े बड़े ओपन स्पेस में वॉश यार्ड्स होते हैं, बिकॉज वी हैव यूटेंसिल क्लीनिंग, यू नो। वहाँ पे कॉमन लॉन्ड्री होती है, घर के अंदर इंडिविजुअल लॉन्ड्री सिस्टम नहीं होती है। सो द डिफरेंस इज दैट द कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट। तो वहाँ स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी इफ़ यू सी मुंबई कल्चर, तो सिमिलर ट्रेंड्स आर कमिंग, राइट? Yes. इट्स वेरी वेस्टर्नाइज्ड। वहाँ स्पेस बहुत महंगी है, तो छोटे अपार्टमेंट्स में जितना ऑप्टिमाइज हो सके उतना लोग घर को ऑप्टिमाइज बनाते हैं। और वहाँ का कल्चर भी ऐसा है कि जहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। अहमदाबाद कंपेयर टू मुंबई इज़ अ स्लोअर सिटी, यस, right? अभी तो है। और अहमदाबाद से भी स्लो अपने रूरल एरियाज है। सो इफ यू गो टू स्मॉल टाउन्स लाइक से महसाणा, पालनपुर, तो वहाँ का कल्चर हमसे भी डिफरेंट है, तो वहाँ की घर की रिक्वायरमेंट उससे भी डिफरेंट है। तो आज घर जो है उसका प्लानिंग जो है वो आपके कल्चर से जुड़ा हुआ है, आप कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हो, राइट, उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर आज मैं मेरा खुद का कस्टमाइज घर बना रहा हूँ, तो वो मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहा हूँ, यस, राइट? तो जब मैं कोई अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे एक जनरल रिक्वायरमेंट फैमिली की क्या होगी, तो हम लोग एक विजुअलाइजेशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं कस्टमर हूँ, तो सुबह 6 बजे अगर मैं उठता हूँ से लेके रात को 11 बजे 12 बजे मैं सोता हूँ, तब तक मेरा दिन ये प्रोजेक्ट के अंदर कैसे जाएगा, मेरी क्या रिक्वायरमेंट होगी, मेरी फैमिली कैसी होगी, मेरे बच्चे होंगे तो उनके लिए क्या ज़रूरत होगी, मेरे पेरेंट्स हैं तो उनके लिए क्या ज़रूरत होगी, कैसी एम्यूनिटीज़ करनी चाहिए, कैसी एम्यूनिटीज़ नहीं करनी चाहिए, राइट? अभी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग का ट्रेंड चल रहा है, यस, अब राइट? ऑफ कोर्स। तो उसका प्रोविज़न कैसे हम लोग कर सकते हैं, हाउ वी कैन
डू एड वैल्यू एडिशन टू द प्रोजेक्ट. जैसी छोटी छोटी चीज़ें हमेशा आपको एडप्ट करती रहनी है. एंड इफ़ यू कीप डूइंग दैट, इफ़ यू स्टे विद द मार्केट, तो कस्टमर को ये छोटी छोटी चीज़ें तुरंत ग्रैब करती है. Yes, दे yes, गिव यू अ प्रेफरेंस इन कंपैरिजन टू अदर प्रोजेक्ट्स. शेयर करते हैं दूसरे लोगों के ये प्रोजेक्ट में ये मिलता है अभी, ये Right. देखो ये फ्यूचर है हमारा. यस. अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो उतनी ईवी का फोकस नहीं रखते, लेकिन अभी फ्यूचर तो ईवी है, तो वो कैसे करेंगे हम? नहीं, अभी हमारे जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर मिनिमम 1 कार ईवी चार्जिंग पार्किंग का फैसिलिटी हम लोग डेफिनेटली सोच रहे हैं. वो भी क्या, अभी ट्रेंड ही बदल गया है. एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट ईवी कार्स. फ्यूचर में ईवी कार्स और इकोनॉमिकल होती जाएगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी उतनी चीपर होती जाएगी, इतनी अवेलेबल होती जाएगी. तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी मोर एक्सेसिबल, एंड फ्यूचर में शायद सब लोग ईवी कार्स लेंगे. तो Yes. ये एक डेफिनेटली हमको ध्यान में रखना पड़ेगा हमारे प्लानिंग के लिए. जो चीज़ नेसेसिटी बन जाती है उसको तो हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ता है. एंड ऑलरेडी इन आर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी हमारी जो हम लोग ने रिसेंटली डिलीवर की है, वहाँ पे कुछ कुछ कस्टमर्स ईवी कार्स खरीदते हैं, तो वहाँ पे हमको थोड़ी ऑलरेडी चैलेंज आ रही है. बट वो प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी हम डिलीवर कर चुके हैं, तो उसमें कहीं कहीं पे बेस्ट सॉल्यूशन निकल के आता है, जहाँ पे रास्ता निकल जाता है, कहीं पे नहीं भी निकल पाता है. तो रिसेंटली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे एक प्रोजेक्ट ने हमने अभी डिलीवर किया था, तो वहाँ पे हमको लकीली एक स्पॉट ऐसा मिल गया कि जहाँ पे हम लोग Okay. वो हम प्रोवाइड Station, कर सके, yes. चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड कर सके. और उसमें बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सिस्टम ये निकल के आई कि हमने उसका जो चार्जिंग है, उसका जो रेवेन्यू जनरेशन है, वो रेवेन्यू जनरेशन सोसाइटी को जाता है, तो सोसाइटी को एक रेवेन्यू भी जनरेट होती है. तो मतलब एक स्टेशन क्रिएट किया है आपने, and, हाँ, जिसको भी पे चार्ज हमने- करना है वो पेड करेगा. हाँ, जहाँ पे हमने 2 कार And- स्पॉट्स दिए फॉर Okay. चार्जिंग. एंड यूजुअली इट्स अ वेरी फास्ट चार्जिंग स्टेशन. तो अगर से फॉर एग्जांपल टाटा नेक्सॉन है, Yes. इट विल टेक ओनली अबाउट 4 आवर्स फॉर फुल्ली गेटिंग चार्ज. Yes. तो आपने वहाँ रख दिया, उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी कार ऑलमोस्ट चार्ज हो गई है. यू कम डाउन, यू टेक योर चार्जर आउट, एंड उसका जो पैसा है वो आपको प्रीपे करना है. जैसे आप रूटीन में बाहर जाके कमर्शियली जो Yes, 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 वैसे ही. सेम सिस्टम्स है, और वो जो पैसा है वो सोसाइटी को जाता है. Okay, तुम तो इट्स अ गुड रेवेन्यू जनरेशन फॉर द सोसाइटी. तो एक विन विन सिनारियो हो गया. तो ऐसा फॉर्चुनेटली फंड भी सोसाइटी के पास रहेगा अगर कुछ सोसाइटी के पास एक मेंटेनेंस करना का है. एडिशनल एक रेवेन्यू Yes. जनरेट हो गया. एडिशनल. तो रिसेंटली वी कुड डू इट फॉर वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट दैट वी डिलीवर, एंड फॉर ऑल आवर फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी हमने ये प्रोविजन अभी डाल दिया है कि ये तो भी करना ही है. और जो नए प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं उसमें अगर हम 2 गाड़ी दे रहे हैं या 3 गाड़ी दे रहे हैं, तो उसमें से एक गाड़ी हम लोग कैसे ईवी करके दे, वो हमारे अभी प्लानिंग में चल रहा है. क्योंकि नॉर्मल जो भी फैमिली होती है उसमें अभी 2 कार तो होती है. करेक्ट. तो अभी उसके लिए वो क्या बोलते हैं उसको, एक के ऊपर होता है ना, हाइड्रोलिक. स्टैक पार्किंग जो बोलते हैं. ओके. राइट. तो वो भी अभी इतनी हाइट होती है बेसमेंट में. यस, डेफिनेटली. क्योंकि क्या है, लैंड हमारे पास स्कैरसिटी है, जितनी प्लॉट अवेलेबल है उसी में हमको पार्किंग मैक्सिमम करना है. एफएसआई इतनी बढ़ गई है कि उतनी ही लैंड में हम लोग इतने ज़्यादा अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू ऑल्सो कोरिलेट कि उसके सामने हमको कितना पार्किंग मिल रहा है. तो अगर बेसमेंट की हाइट बढ़ा देते हैं तो ऊपर नीचे करके 2 गाड़ी हम लोग दे पाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वे ऑफ पार्किंग है. एंड इट इज़ प्रूवन नाउ. अभी ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी लास्ट 5-6 साल से लोग यूज़ कर रहे हैं. तो अभी पहले लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था, अभी इट इज़ वेरी कंफर्टेबल. पहले वैले ड्राइवर्स रखने की ज़रूरत पड़ती थी, अब लोग खुद भी कर लेते हैं. इट इज़ वेरी ईजी एंड पीपल आर यूजिंग इट. कोई भी चीज़ नहीं आती है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. यस. फिर वो हमारा कल्चर बन जाती है, हमारी रूटीन बन जाती है. मुझे अभी क्वेश्चन आया कि यूएस में अहमदाबाद और मुंबई जितना ट्रैफिक होता है 100% होता है. तो वहाँ पे वो कैसे मैनेज होता है? दो चीज़ें हैं. क्योंकि ट्रैफिक इधर का, अगर मैं एसजी हाईवे आता हूँ, वैष्णो देवी टू एसजी हाईवे, तो लगता है कि प्रॉपर जगह पे हो, ट्रैफिक सब रूल्स का ऑर्गेनाइज जा रहा है. ऑर्गेनाइज जा रहा है. एंड सडनली मैं जाता हूँ एसपी रिंग रोड, तो वहाँ पे मैं थोड़ा दिक्कत में आ जाता हूँ. राइट. तो वहाँ पे यूएसए में ट्रैफिक का कैसे ऑर्गेनाइज होता है? जैसे आपने बताया, एक तो नंबर 1 इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हाउ सिविलाइज द ड्राइवर्स आर. मतलब हमको रूल्स पता है, वहाँ के जो रूल्स है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको वहाँ टिकट मिल जाता है, पेनल्टी मिल जाता है, फाइन मिल जाता है. राइट. पुलिस वहाँ की बहुत स्ट्रिक्ट है, तो मेजोरिटी पीपल फॉलो द रूल्स.
ओके अगर सेम चीज़ अगर हम यहाँ फॉलो करने लगे, जैसे अभी अहमदाबाद की पुलिस गॉट वेरी स्ट्रिक्ट फॉर, अगर आप रेड लाइट को ब्रेक करते हैं यस या वहाँ पे थोड़ा भी आगे भी खड़े रहते हैं तो उसके लिए फाइन करते हैं। तो अभी अगर आप देख रहे होंगे, मैं काफ़ी बार से फॉर एग्जांपल आई एम कमिंग बैक लेट फ्रॉम द एयरपोर्ट, या कहीं पे कोई वीकेंड में कहीं पे लेट से आ रहे हैं, तो अगर कहीं सिग्नल पे रेड होता है तो कोई भी पुलिस नहीं होती है, फिर भी लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो अहमदाबाद में भी ये चेंज आ रहा है। एंड हाँ, आ रहा ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं, पेपर में भी पढ़ते हैं कि कार सेल्स इज़ बूमिंग, कार लोन बहुत इजीली मिल जाती है, और हर एक का सपना होता है, ऑल्दो इट इज़ अ लग्जरी एलिमेंट, बट हर एक का सपना होता है कि भाई मेरे को घर और उसके बाद एक गाड़ी। एवरी मैन ड्रीम्स ऑफ दैट, राइट? तो कार इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट, वैसे लग्जरी है, लेकिन नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट बिकम अ नेसेसिटी। यस कंफर्ट भी होती है, काफ़ी लोगों की उसी के अंदर ऑफिस भी होती है। यस तो आई हैव सीन पीपल, काफ़ी लोग इसको, सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग ही उधर उधर ही होता है, क्योंकि मेरा है तो Absolutely. मेरे भी गाड़ी में ही रहता है। राइट राइट राइट। प्लस अहमदाबाद का वेदर ऐसा है कि टू व्हीलर पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इतनी गर्मी होती है हमारे वहाँ, 6 महीना वेदर इज़ नॉट सपोर्टिव, यस 3 महीना बारिश होती है, तो ओनली 3 मंथ्स आर प्लेजेंट। तो उसमें भी यू कैन winter अफोर्ड अ होता कार, देन एनीबडी वुड लाइक टू गो फॉर कार। मतलब आपने तो फर्स्ट डेवलपिंग ही आपने स्टार्ट किया, जी। तो आपको ट्रेडिंग एंड डेवलपिंग उसमें से बेटर क्या है, अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओके, एंड बिजनेस? सो सी, लैंड ट्रेडिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इज़ मोर प्रॉफिटेबल, ओके प्लस उसके लिए आपको एक छोटी टीम चाहिए। यू नीड 1 or 2 लीगल पर्सन, यू नीड अ अकाउंटेंट, एंड यू नीड अ सपोर्ट स्टाफ। 5 जन की टीम से आप उसका काम कर सकते हो। मेरे फादर के सालों से 5 जन की टीम है, और वो लोग, ही इज़ फ्रॉम 92 ही इज़ इनटू दिस बिजनेस, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से ये बिजनेस में है, 30 साल से। एंड 5 जन से ज़्यादा उनकी टीम की ज़रूरत नहीं है, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें यू आर नॉट डीलिंग विद मल्टीपल कस्टमर्स। मैंने आपसे लैंड लिया और मैंने आपको लैंड बेचा, या किसी एक्स को पर्सन को बेचा, तो इसमें 1-to-1 डील्स है। इन टर्म्स ऑफ डेवलपर, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट डेवलपमेंट, उसमें आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, तो वो एक ऑब्वियसली एक चैलेंज है। बट जो क्रिएटिविटी है, वर्क सेटिस्फेक्शन है, आज हम लोग एक ब्रांड है, आज आप मेरे को जानते हो, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ आई हैव क्रिएटेड समथिंग, यस you know, I have done something for public, for mass. I have reached out to the hearts of the people. तो उसी से आप लोगों में पहुंच पाते हो, एंड दैट इज़ वाई वी आर अ ब्रांड टुडे, बिकॉज वी हैव डन समथिंग मीनिंगफुल फॉर द कम्युनिटी। वो शायद लैंड डील से नहीं हो सकता है, पैसे कमा सकते हो ज़्यादा, पीस ऑफ माइंड भी उसमें शायद ज़्यादा है, बिकॉज उसमें यू आर डीलिंग 1-to-1, यस यू आर नॉट डीलिंग विद कस्टमर। एनीथिंग रिलेटेड टू customer relationship is always difficult. You have your Yes. ups and downs. So that's how I will put it. But इसमें जैसे मैंने बताया कि there is lot of creativity, there are lot of challenges, and there is lot of work satisfaction. And that रिस्क is why- कितना रहता है ट्रेडिंग एंड See, develop- risk तो दोनों businesses में है, कोई भी Yeah. business ऐसा नहीं है Yeah. जो रिस्क फ्री है, राइट? तो आई थिंक ऐसा बताना जायज़ नहीं होगा कि ये बिजनेस में ज़्यादा रिस्क है, इसमें कम रिस्क है। आई थिंक एनी बिजनेस यू टेक, छोटे से छोटा बिजनेस आप ले लीजिए, उसमें रिस्क एलिमेंट तो होता ही है, बट रिस्क को साइड में रख दे। हाँ, एक पॉइंट व्यू से मैं समझ पाया कि अगर ट्रेडिंग करते हैं हम, तो 1-to-1 मीटिंग होने से मतलब हमको कुछ कोई जानता नहीं है, हम्म, ब्रांड नहीं बनती है ऑफ कोर्स। एंड जो अगर हम डेवलपर है, तो अगर हमने 100 फ्लैट भी बनाए हैं, तो वो बंदे हमको जानेंगे, वो फैमिली हमको जानेगी। इनोवेशन हमने कुछ किया है, तो उस हिसाब से हमको जानेंगे। तो डेवलपिंग इसलिए लोग करते हैं अभी। एब्सोल्युटली। जैसे आपने बताया कि 100 फ्लैट की स्कीम है, हर फ्लैट के अंदर मान लीजिए कि 4 जन की फैमिली रहती है, तो 400 जन आपको जानते हैं, उनके वहाँ समझो कि 10 से 15 जन रोज़ विजिट करते हैं, या राइट? तो उससे 15 मल्टीप्लाई बाय 400 मतलब 6000 लोग आपको जानते हैं। गुडविल ज़्यादा मिलती है वहाँ पे। गुडविल ज़्यादा मिलती है, या और अच्छा काम किया है, आपको उस सपोर्ट भी करता है व्हेन यू आर डूइंग योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अगर आप कोई सोशल गैदरिंग में जाते हो, तो पीपल कॉल यू विद रिस्पेक्ट, वो आपको आगे बुलाते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, वो मान सम्मान मिलता है। वो सेटिस्फेक्शन भी एक सेटिस्फेक्शन ऐसा है जो पैसे कमाने से ज़्यादा है, राइट? तो एक स्टेज के बाद यू गो बियॉन्ड मनी,
where you want more respect, you want more fame, you want more work satisfaction, you want more happiness. अहमदाबाद अमेरिका कब बनेगा? अहमदाबाद वैसी को बात। अमेरिका नहीं बनना है, अहमदाबाद को अहमदाबाद ही रहना है। अमेरिका अमेरिका है, ये लोग अहमदाबाद सोचते हैं अहमदाबाद अभी। है। कि यार वो लाइफस्टाइल अभी ऐसी चल रही है। सर मेरा ऐसा मानना है कि कंपैरिजन हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, किसी से कुछ अच्छा सीखे वो अच्छी बात है। कंपैरिजन, आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग, जो इंडियंस या जो एनआरआईज यूएस में रहते हैं, वो इंडिया की मिस करते हैं। यहाँ का Yeah. जो फैमिली या ऑफ कोर्स बॉन्डिंग है, फैमिली बॉन्डिंग। यहाँ पे जो सोशल कल्चर है, यहाँ का जो खानी पीनी है, राइट, यहाँ पे जैसे एक ही सोसाइटी के अंदर इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स भी एक दूसरे को अच्छी तरह से नाम से जानते हैं, उनके बच्चे साथ में खेलते हैं, तो वो सारी चीज़ वो लोग वहाँ पे मिस करते हैं। बट दे नेवर से कि भाई हमको ये कब यहाँ मिलेगा। तो ऐसी काफ़ी सारी हमारी अच्छी चीज़ है, और जो तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ आर पीएम मोदी जी, आई थिंक वी आर डूइंग वंडर्स। और आने वाले 5-10 साल के अंदर इंडिया विल बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़, एंड हम सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले 5 से 10 साल में आएगी। अब कोई भी बिजनेस में हो, ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है। एंड आई थिंक हमें यूएस बनने की ज़रूरत नहीं है, हम हम खुद उनसे इंडिया, अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, बट वी डोंट नीड टू ब्लाइंडली बिकम व्हाट दे आर। क्योंकि आप अगर हम बात करें कि हिस्ट्री की बात करें तो धोलावीरा है, मोहनजोदड़ो, वो सब इधर था, यस, वहाँ भी नहीं था, राइट। है ना? तो लेकिन फ्यूचर क्या है अभी अहमदाबाद? ओके, क्योंकि उस डायरेक्शन में हम किसी ना किसी तरीके से जा रहे हैं अभी, राइट। तो अभी फ्यूचर क्या है अहमदाबाद का? आई थिंक बिकॉज ऑफ मोदी जी, जब वो सीएम थे तब उन्होंने गुजरात को एक ग्लोबल स्टेट बनाया। या इन द टर्म्स ही स्टार्टेड विद वाइब्रेंट गुजरात, और उन्होंने बहुत सारी इंटरनेशनल एमएनसी कंपनीज को यहाँ इनवाइट किया, बहुत सारे एमओयूज हुए। नाउ ही इज़ एट द सेंटर एंड ही हैज़ लॉन्च्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन गुजरात, एंड हमारी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सेम सरकार है, यस, एंड दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बो, बिकॉज दोनों को एक दूसरे का सहकार मिलता है। एंड राइट नाउ आई थिंक गुजरात इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। सब लोग जानते हैं कि गुजरात का पोटेंशियल हमेशा अच्छा रहा है। यस, यहाँ की गवर्नेंस बहुत पॉजिटिव है, मतलब हमेशा, फॉर एग्जांपल, बहुत बार ये एग्जांपल हम सुन चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। से फॉर एग्जांपल नैनो प्रोजेक्ट, या द एंटायर डील हैपेंड इन 24 to 48 आवर्स। दूसरे स्टेट्स में उनको अलग अलग टाइप के प्रोटेस्ट थे, बहुत सारे कम्युनिटी इश्यूज थे। ऐसा कोई भी सोशल इश्यू अहमदाबाद में नहीं है या गुजरात में नहीं है। अभी अहमदाबाद की बात करें तो ब्रिज की बात करें, लास्ट आई थिंक 3 साल में जो ब्रिज बने, वैष्णो देवी टू पकवान से भी आगे, तो वो कितना डेवलप हो चुका है। एब्सोल्युटली, अभी एक ही ब्रिज हमको चढ़ना है, लाइक गोदा से पहले आता है, हाँ, एंड पूरा ब्रिज है। एब्सोल्युटली। सो अभी अहमदाबाद और गांधीनगर की जो कनेक्टिविटी है, आई थिंक पहले हम लोग हमेशा उसको ट्विन सिटी बोलते थे, पर अब वो वाकई में ट्विन सिटी है। अहमदाबाद से लेके गांधीनगर पर ऑल द वे आपको पूरा डेवलपमेंट दिखता है, राइट। उसमें फर्क पड़ता है हमारी। एब्सोल्युटली, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट डेवलप होगा उतना रियल एस्टेट को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट फास्ट भी होगा। और क्या है, हमेशा बड़े रोड्स, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के पास अगर डेवलपमेंट हो तो सरकार भी वही चाहती है, उससे ट्रैफिक का लोड भी डिवाइड हो जाता है। बड़े रोड्स पे ज़्यादा एफएसआई होनी चाहिए, वहाँ ज़्यादा लोग रहने चाहिए प्रैक्टिकली, क्योंकि बड़े रोड्स है तो उसकी ज़्यादा क्षमता है ट्रैफिक सहन करने की। है ना? अभी एफएसआई भी बढ़ गई है। एब्सोल्युटली, लास्ट 6-7 साल पहले जो एफएसआई थी वो हाईएस्ट एफएसआई 1.8 एफएसआई थी, आज 5.4 तक एफएसआई अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स उसका ज़्यादा, वही लैंड के ऊपर हम लोग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा डेवलप कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी जो 31-32 फ्लोर तक जो रेसिडेंशियल आइकॉनिक टावर्स है उसमें 5.4 एफएसआई अवेलेबल है, जो बड़े रोड्स पे ही अवेलेबल है। बट वो कौन से एरिया है अभी? इट इज़ अवेलेबल इन एनी एरिया। Okay. आपका बेस जोन जो है वो R2 होना चाहिए, एंड इट शुड बी ऑन मिनिमम ऑफ 100 फीट रोड। कोई भी 100 फीट रोड और R2 जोन का प्लॉट हो तो उसके ऊपर आप आइकॉनिक बना सकते हो, 32 स्टोरी तक जा सकते हो। ऑब्वियसली उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट वायबिलिटी चेक करनी पड़े कि लैंड कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट
और उसके सामने जो सेलिंग कॉस्ट है उसकी वायबिलिटी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। प्लस अभी अहमदाबाद के लिए so many high rise floors, it's still a new concept, but I think Ahmedabad will accept this and उसकी डिमांड आएगी। मेरा खुद का ड्रीम है कि मुझे आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर अभी तक मैंने कोई भी आइकॉनिक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है जो 32 स्टोरी 33 स्टोरी का है। ओके, एंड वी एज ए श्रीधर मैं अभी वही क्वेश्चन पे आने वाला था अच्छा कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? नो एक्चुअली माय ड्रीम प्रोजेक्ट इज समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, ओके, बट this is all probably my next challenge that I would put it कि we would like to get into a iconic building जो 32 स्टोरी का 33 स्टोरी का हो। आपके इस जर्नी में आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट या आपके कुछ ऐसे दिन जो आपको लगा हो कि ये मज़ा नहीं आ रहा है? होता है, क्योंकि ऐसा। होता है, अप्स एंड Yes. डाउन्स होते हैं। यस डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब आप कुछ कंटिन्यूअसली मोनोटोनस करते जाओ तो समटाइम्स यू गेट बोर्ड ऑफ इट एंड ऐसा लगता है कि इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं हो पा रही है एंड उसी से आपका ट्रिगर पॉइंट होता है फॉर द नेक्स्ट न्यू चेंज यू नो। तो हम लोग कंटिन्यूअसली कुछ सालों हमने सिर्फ अफोर्डेबल मिड सेगमेंट में काम किया। हमारे पास कोई प्रोडक्ट की वैरायटी नहीं थी। नाउ वी आर वर्किंग इनटू ऑल सेगमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री। हमारे पास हाई एंड भी है, मिड सेगमेंट भी है, अफोर्डेबल भी है, कमर्शियल भी है, लैंड भी है, प्लॉट्स भी है, वीकेंड होम्स भी है। तो हमारे पास पूरा बुके है यू नो। अब कोई भी हमारे वहाँ आता है तो अगर किसी को कोई प्रोडक्ट 1 करोड़ की रेंज की चाहिए ओके, तो उसके पास अगर उसको पैसे बचाने हैं तो मिड सेगमेंट प्रोडक्ट में भी जा सकता है, और अगर उसको कुछ पैसे ज़्यादा खर्च कर सकता है तो अपर मिड सेगमेंट प्रोडक्ट में भी जा सकता है। तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हो गए हैं या और किसी का बजट नहीं सेट हो रहा है तो हम लोग उसको दूसरी प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकते हैं। और किसी को ऐसा है कि नहीं ये छोटा पड़ रहा है, थोड़ा पैसा मैं खींच लूँगा, तो हम लोग अनदर प्रोजेक्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं। आपके ग्रुप के श्रीधर की रूल्स क्या है? मतलब आप किस चीज़ पे ध्यान रखते हो? हमने जैसे पहले भी बताया, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एथिक्स है। ओके, हम कहीं भी एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके बिजनेस नहीं करते। हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सबसे ज़्यादा मायना देते हैं, कमिटमेंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो एंड आई थिंक इसी वैल्यूज़ के वजह से आज जहाँ पे भी हम पहुँच पाए, आई थिंक मैं इसको सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ। ऑब्वियसली हर डेवलपर कोशिश करता है कि वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दे, बट वो मैं मानता हूँ कि इट इज़ गिवन, वो तो देना ही है। या ये तो लेकिन एथिक्स, कमिटमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे आप एक एडेड वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। और मेरा हमेशा फोकस रहता है कि मैं ट्रेंड को चेक करता रहूँ, जो भी ट्रेंडिंग है, मार्केट की डिमांड है, उसको हमेशा चेक करता रहूँ। एंड हमेशा जब नया प्रोजेक्ट प्लान करें तो उसको ध्यान में रख के हम लोग प्लान करें। तो ये श्रीधर ग्रुप का फ्यूचर क्या सर? आप इस कंपनी को कहाँ पे ले जाना चाहते हो? नंबर 1, हमारी कोई और डेवलपर से कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन एक हाँ। कुछ होता है हमारी भी इच्छा कि लाइक यस यहाँ पे जाना है, जी, कि ये गोल है मेरा, तो वो आई क्या गोल है? थिंक डेफिनेटली वी वांट टू बी कॉल्ड एज वन ऑफ द टॉप डेवलपर्स ऑफ अहमदाबाद। और मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं हम वो मंजिल से बहुत नज़दीक आ रहे हैं। हम जो तरह से काम कर रहे हैं, जो तेज़ी से हम कंपनी का ग्रोथ कर रहे हैं, और जो तेज़ी से और जो अच्छी तरह से हम हमारे कस्टमर्स को खुश रख के हमारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, हम वो मंजिल से बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो जब ये काम चालू किया था, जब ये कंपनी चालू की थी, तब तो एक ही एम था कि भाई अहमदाबाद की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हम कहलाए, राइट। और बहुत सारे डेवलपर्स पुराने हैं जो सालों से काम करते आ रहे हैं, तो आज उनके पास हमसे ज़्यादा एक हेडवे है क्योंकि उन्होंने आज तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। और अभी ऐसा ज़माना है जहाँ पे आई थिंक जो 25-30 डेवलपर्स हैं वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत कम डिफरेंस है सब डेवलपर्स के बीच में। तो कहाँ पे हम एक छोटा सा एडवांटेज या एज लेके हमारी कंपनी बेटर बन सके। हालांकि मेरी किसी से कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन से काम नहीं करना चाहता हूँ, बस अपने आप को बेटर करने की कोशिश है। दैट्स हाउ आई विल पुट इट। एक्चुअली हमारी टीम के हिसाब से एंड अहमदाबाद के हिसाब से आप टॉप डेवलपर में आते ही है। नहीं, मैंने बताया हम लोग वो मंजिल से काफ़ी नज़दीक है।
ऐसा है कि किसी के कहने से नहीं मानना है, जब तक मुझे वो फील नहीं आए ओके कि मैं टॉप पे हूँ और मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, तब तक वो तो मेहनत अभी करनी है। कुछ मिस है अभी ऐसा? ऐसा नहीं है, बट अभी भी आई थिंक हम लोग और बेटर हो सकते हैं, हम और ऑर्गेनाइज हो Okay. सकते हैं, और इम्प्रूव हो सकते हैं, और ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। पहले बात की थी हमने कि वहाँ पे सब यूएस की बात कर रहा होता है कि ऑर्गेनाइज होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट पहले जाती है, डेवलप करती है। लाइक अभी हमारी गवर्नमेंट लाइक गिफ्ट सिटी डेवलप कर रही है, Yes. धोलेरा city. सॉरी धोलेरा डेवलप कर रही है। तो वहाँ पे कुछ उसके बारे में कुछ बताए। ओके, सो गिफ्ट सिटी बहुत अमेजिंग वेंचर है। आई थिंक कहीं ना कहीं वी एज अ ग्रुप हैव मिस्ड आउट। Okay. वहाँ पे सरकार ने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनाया है, या एंड पूरा सिस्टम इतना अमेजिंग है, प्लग एंड प्ले मॉडल है, और ये एक डेवलपर के लिए ड्रीम है ऐसी जगह पे प्रोजेक्ट डेवलप करना। यस हालांकि अभी लास्ट 1 साल के अंदर वहाँ बहुत अच्छी डिमांड आई है, एंड जितने भी डेवलपर्स ने वहाँ पार्टिसिपेट किया उनको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है। और जैसे मैंने बताया, आई थिंक कहीं ना कहीं हमसे वो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, बट हम लोग कहीं और ऑक्यूपाइड थे और वहाँ पे भी हमको अच्छी सक्सेस मिली, सो नो कंप्लेंट्स। बट आई थिंक गिफ्ट सिटी इज़ समथिंग जो अहमदाबाद और गांधीनगर एज अ, मैं अगर कंबाइंड एक सिटी उसको अगर बोलूँ, तो गिफ्ट सिटी ये 2 सिटीज़ को वर्ल्ड मैप पे उसके वजह से हमारा नाम फेमस हो जाएगा। इतनी अच्छी टाउनशिप वो बनेगी। एंड धोलावीरा सॉरी धोलेरा। धोलेरा आई थिंक धोलेरा रिसेंटली मैं उसका स्टडी भी किया था और हम लोग थोड़े टाइम पहले उसको विजिट भी किया था। जो आज से 10-15 साल पहले गिफ्ट सिटी था, वो स्टेज पे अभी है, सो इट इज़ इट वेरी अर्ली। बट अभी सरकार पे लोगों को भरोसा है कि जो बोलती है वो करके दिखाएगी, और गुजरात की सरकार काफ़ी स्टेबल सरकार है। या तो धोलेरा को जैसे गिफ्ट सिटी को बनते हुए और ये स्टेज पे आते हुए उसको आज 10-15 साल लग गए। It took 10-15 years to reach at what stage it is today, and today it is at a very successful stage. अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन अब लोगों को वहाँ भरोसा आ रहा है, वहाँ यस जाना अभी है। आ रहा है। तो धोलेरा अभी उसको 10 साल लगेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही स्टेबल सरकार, अच्छी गवर्नेंस अगर रही तो धोलेरा भी अच्छा डेवलप होगा। और ऑलरेडी रिसेंटली वहाँ पे जो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चिप कंपनी है उसने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, फॉक्सकॉन करके कंपनी है, एंड दे आर कमिंग अप विद अ वेरी बिग फैसिलिटी। तो अगर वो वहाँ फैक्ट्री बना रहे हैं तो उसके साथ उसकी रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट भी आएगी, तो धीरे धीरे वो एक लिवेबल टाउन बनता जाएगा। जैसे जैसे वहाँ थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होता जाएगा, आई थिंक मोर डेवलपर्स विल ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड। वो भी एक बहुत बढ़िया स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, एंड दैट ऑल्सो हैज़ वेरी गुड कनेक्टिविटी विद अहमदाबाद का एयरपोर्ट भी आएगा। तो फ्यूचर इज़ लुकिंग वेरी ब्राइट। अभी तो मुंबई से बुलेट ट्रेन भी आनी है, राइट? उसका काम भी चालू हो गया, उसका काम भी ऑलरेडी ऑन है। तो आने वाले 5 साल के अंदर अहमदाबाद तो एक सेंटर हो जाएगा। ऑलरेडी लास्ट 2-3 सालों में हमने देखा है कि जो छोटे छोटे टाउन्स है, सिटीज़ है, वहाँ से बहुत लोग ने अहमदाबाद में अपना एक घर बनाया है। पहले ऐसा छोटे थे तब फादर हमेशा बोलते थे कि भाई सबका एक सपना होता है अहमदाबादियों का कि अपना एक घर बॉम्बे में होना चाहिए। बॉम्बे एक माया नगरी बोलते थे, एक ड्रीम सिटी थी। ऑलवेज इट वाज कॉल्ड लाइक अ ड्रीम सिटी। यस आज रिमेनिंग सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ गुजरात, छोटे छोटे सिटीज़ और टाउन्स जो विलेजेस है, वो सबकी ड्रीम सिटी अहमदाबाद है। सो यू कैन इमेजिन कितना फ्लो आने वाले सालों में आने वाला है, राइट? तो अहमदाबाद तो ग्रो होगा ही, और उसके साथ साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी ग्रो होगी, और स्टेबल सरकार रही तो आने वाले साल अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे हैं। सब बहुत काम की बात हो गई, मतलब बहुत कुछ जाना, लेकिन अभी मैं आपको मैं वो जानना चाहता हूँ कि आपकी डेली रूटीन क्या है? सो मैं करीबन 6 बजे उठता हूँ, एंड सबसे पहले मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ। आपको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है? बहुत ज़्यादा, एब्सोल्युटली। बैडमिंटन या कुछ और? बैडमिंटन, क्रिकेट, ये 2 स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा खेलते हूँ।
एंड एक्चुअली जब मैं अमेरिका से वापस आया तब मैं काफ़ी मोटा हेल्दी हुआ करता था. लाइक And, मी. यू आर स्टिल फाइन. आई वाज इवन मोर हेवियर देन यू. करीबन 105 किलो का था. तो तब रियलाइज़ किया कि यार आई एम नॉट लुकिंग गुड इन फ्रंट ऑफ मिरर. और तब से मैंने एक मेरा रूटीन बनाया है. मैंने फिटनेस को बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दिया है. और मेरे खाने पीने पे मैंने लास्ट 15 साल से एक लाइफस्टाइल बनाई है जिसको मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ. और उससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है. मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग हुआ है. मैं बहुत फूडी हूँ, मतलब मुझे खाना बहुत पसंद है. लेकिन आप मेरे सामने कुछ भी रख दे, मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ अपने आप को. तो आज मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है और ये मुझे बहुत दूसरी चीज़ों में भी हेल्प करता है. तो दैट्स हाउ आई हैव मेड अ गुड रूटीन. सो सुबह 6 बजे बैडमिंटन खेलता हूँ. 1 घंटा सवा घंटा हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, बहुत फ्रेश हो जाते हैं, कम्पिटिटिवनेस आती है, एनर्जी फील होती है. उसके बाद घर आके जिम करता हूँ 1 घंटा. देन यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट. थोड़ा मेडिटेशन लास्ट 1 साल से स्टार्ट किया है. Okay. एंड आफ्टर दैट आई लीव फॉर वर्क. करीबन 10 बजे से आजू बाजू आई प्रिफर कि मैं मॉर्निंग में साइट विजिट्स करूँ. एंड देन आई कम टू ऑफिस का एडमिन वर्क वगैरह कंप्लीट करके शाम को देन आई गो फॉर लंच अराउंड 2:30-3. एंड उसके बाद शाम को यूजुअली मेरी मीटिंग्स होती है. Okay. मतलब किसी को भी मिलना हो तो मैं यूजुअली आई कॉल देम इन द सेकेंड हाफ. Okay. कभी फ्री होता हूँ तो डेफिनेटली आई कॉल देम इन द फर्स्ट हाफ ऑल्सो. एंड माई डे एंड्स एट ऑफिस एट अराउंड 8-8:30. जिस पे मैं काम कर रहा हूँ मुझे और जल्दी ख़त्म करना है दिन को, सो दैट आई कैन गिव लिटिल बिट मोर टाइम टू माई फैमिली एंड किड्स. So that's about it. And then usually around dinner लेके 10:30-11 is routine sleeping time. Weekends are for friends. Saturdays usually we every Saturday we always meet. Sunday we play cricket. But I work all 7 days. नाइट आउट करते हो? Saturdays को होता है क्योंकि मैं क्योंकि जितना that is the आपको only entertainment. जान रहा हूँ वैसे तो मुझे लग रहा है कि हाँ Oh चिल yeah. टाइप कूल. हाँ, absolutely यार. It is very important to relax and enjoy. Especially because even on Sundays I'm working. Okay. Sundays अपने रियल एस्टेट के लिए वैसे भी important होता है. एंड Yeah. नाउ आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू माई वीकेंड होम साइट्स, क्योंकि वीकेंड होम जो साइट्स है वो थोड़ी अहमदाबाद से दूर है. कहाँ संडे पे? को भी अराउंड हाफ एन आवर 40 मिनट्स फ्रॉम शीलत सर्कल. सो सुबह को 9:30-10 बजे निकलते हैं तो आते आते 3-3:30 बज जाते हैं. तो उसके बाद सेकेंड हाफ आई यूजुअली प्ले क्रिकेट फॉर कपल ऑफ आवर्स एंड आफ्टर दैट आई एम एट होम. लाइक मुझे शौक है कार्स का, थोड़ा लग्जरीज मुझे भी पसंद है. तो आपको वैसे कौन सा शौक है? आई थिंक सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक है. ओके. मुझे नई नई जगहों पे ट्रैवल करने का बहुत पसंद है. मेरे माइंड को रिलैक्स भी बहुत करता है. मुझे वापस आके एनर्जी भी ज़्यादा मिल जाती है काम करने की. और नई नई जगहों पे जाके नई नई चीज़ें देखने को मिलती है. समथिंग विच यू नो, जैसे कि कोई अच्छे होटल पे रहे हो, वहाँ पे कुछ आपने नया देख लिया, कुछ लेटेस्ट देख लिया, तो Okay. यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड इम्प्लीमेंट. एंड काफ़ी फॉरगेट अबाउट दैट, लॉट ऑफ एग्जॉटिक प्लेसेस वो आपको बहुत पीस ऑफ माइंड देती है. रिसेंटली आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड लविंग वाइल्ड लाइफ. तो एक्चुअली मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड पहले कंपल्शन में जाता था, बट नाउ आई माई सेल्फ हैव स्टार्टेड लविंग वाइल्ड एनिमल्स. तो आई लव गोइंग टू टाइगर सफारीज और यू नो वाइल्ड एनिमल सफारीज. ओके. So traveling is one of my favorite hobbies, which I love. It gives me great amount of stress relief. And sports, badminton particularly and cricket. So these are my favorite hobbies, is how I'll put it. एक लास्ट क्वेश्चन, जी. आपके घर के बारे में कुछ बताइए सर. Okay. क्योंकि बहुत अमेजिंग घर है. मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि कैसे डेवलप किया है, क्या क्या है. मैंने आपको अपने पहले बताया कि उसका क्रेडिट पूरा फादर का है. ओके. उन्होंने
उनके खुद के शौक को ध्यान में रख के पूरा घर बनाया है। उनका ड्रीम था वो। उनका ड्रीम था। या और उनके मल्टीपल ग्रुप्स है, बहुत सारे डिफरेंट फ्रेंड्स सर्कल्स है। तो ही इज़ एंड ऑल्सो ही इज़ मैन हु इज़ फॉन्ड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बनाई हैं जो उनका शौक है। कि आपने बोला जिम भी मैं घर पे करता हूँ, तो जिम घर पे। जिम घर पे करता हूँ। तो जिम हमने थोड़ा पीछे से डेवलप किया था बिकॉज Okay. वो मेरी नेसेसिटी था। बट हमारे वहाँ कार्ड्स रूम है, स्विमिंग पूल है। मेरा माई सन स्विम्स अ लॉट, पहले फादर भी करते थे। एज सच भी क्या, एक वाटर बॉडी घर में होती है तो उसकी फीलिंग अच्छी होती है। या देन वी हैव अ होम थिएटर, तो काफ़ी IPL के मैचेस, लॉट ऑफ माय मूवीज। फेवरेट प्लेस। या वो एक्चुअली हम लोग इतना यूज़ नहीं कर पाते, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी, जब भी हम करते हैं तब हमको बहुत मज़ा आता है। वी हैव अ डिस्क एरिया जहाँ पे माय फादर इज़ एक्चुअली, ही लव्स डांसिंग विद फ्रेंड्स एंड एन्जॉइंग। ओके। या सो एक छोटा सा बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे माय मदर इज़ इनटू सिंगिंग, तो छोटे मोटे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। हमारी भी कुछ छोटी मोटी पार्टीज़ होती है या कुछ सोशल गैदरिंग होता है, तो एक उसकी वो हमारे पास स्पेस है। सो ऐसी जो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारी खुद की हॉबीज़ है या मेरे फादर की पर्टिकुलरली हॉबीज़ है। गार्डन भी बहुत बड़ा है। या जैसे वी हैव अ वेरी मैंने वीडियो में ब्यूटीफुल देखा गार्डन। है। माय फादर इज़ रियली फॉन्ड ऑफ लैंडस्केपिंग एंड बहुत, अभी इट्स बिन ऑलमोस्ट 2010 में हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो क्लोज टू 13-14 ईयर्स। तो जो हमारा लैंडस्केपिंग है अभी, इट इज़ मैच्योर्ड, द ट्रीज आर ऑल वेरी बिग एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल स्पेसेस। तो लैंडस्केपिंग का अभी फादर को बहुत शौक है। हमने टेरेस पे भी एक बहुत अच्छा सा एरिया डेवलप किया है, बट नाउ इतना टेरेस यूज़ होता नहीं है। हाँ। ये एरिया में इतना काइट फ्लाइंग नहीं होता है, अपना वेदर ऐसा नहीं है कि हम लोग टेरेस को ज़्यादा यूज़ कर पाए। ओके। राइट। प्लस आजू बाजू में भी बिल्डिंग्स आने लगे हैं, तो प्राइवेसी भी टेरेस पे नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इफ़ यू हैव अ गैदरिंग। ओके। या तो सर मुझे इस पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी हम एंड करते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि दूसरी बार भी एक पॉडकास्ट करेंगे। ज़रूर। कुछ और जानेंगे, कुछ नई चीज़ों के बारे में जानूंगा मैं आपसे। हाँ। बहुत कुछ सीखने को मिला है। थोड़ी थोड़ी पर्सनालिटी सेम आ रही है अभी। मुझे भी थोड़ा मज़ा आ रहा था। राइट। लाइक जो 3 ऑप्शन एंड जो मूवीज, बहुत मज़ा आया सर। थैंक यू सो मच सर। No, thank you very much for giving me also an opportunity. I also loved talking to you. थैंक यू सर। Okay.